कोरोना पर सरकार बैठक कर रही है और इस बीच चीन पर सियासी संग्राम भी जारी है। आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विपक्षी दल के विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों से इस प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। खबर है कि कांग्रेस समेत 12 पार्टियां इसमें शामिल होंगी। कांग्रेस और कई दल लगातार तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद इस पर दोनों सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर राज्यसभा में हर दिन हंगामा भी हो रहा है। और इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शन का किया था आह्वान और मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया चर्चा का नोटिस। अब बात आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की, बिहार की बात, क्योंकि बिहार में जहरीली शराब पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का बहुत बड़ा असर हुआ है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में जरूर उठाएंगे। उधर बिहार के आबकारी मंत्री ने स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर एक्शन लेने की बात कही है। आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था, आप सभी को बता दें कि शराबबंदी के बावजूद शराब निर्माण और बिक्री का धंधा लगातार जारी है, जोरों पर है। जिसको भी चाहिए जब चाहिए कहीं से भी मिल जाता है। फिर ये पाबंदी कैसी है, बैन कैसी? और आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा किस तरह से ये पूरा घोटाला, कैसा ये काला खेल, काला बाजारी जहरीली शराब का ये चल रहा है बिहार के अंदर। देखिए जरा इस रिपोर्ट। बिहार में मौत की शराब पर पुलिसिया छापेमारी की तस्वीरें तो आपने देख ली। ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों की खोज और ताबड़तोड़ छापेमारी। शराब के खिलाफ पुलिसिया एक्शन के बीच आज तक की खोजी टीम ने शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के फलते फूलते कारोबार का स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कहा मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, तो बिहार के आबकारी मंत्री बोले आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर सख्त एक्शन होगा। पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है। और हम लोग शुरू से यही कहते रहे ना कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन की मर्जी से हो रहा है। कितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह लें, प्रशासन के कान में कोई जूं तक रिंग नहीं रही है। जहां 100 लोग मर चुके हैं, 100 से ज्यादा अंधे हुए हैं, उस जगह पर अभी भी अगर आप जा करके और ये पूरी स्टोरी कर रहे हैं तो निश्चित ही, और यहाँ पे ड्रग्स का जब चर्चा हो रही है लोकसभा में, तब जो बातें कही जा रही हैं जदयू के नेताओं के द्वारा वह बिल्कुल अलग कही जाती हैं। यह निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में भी इसको उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अब तो संज्ञान लीजिए। निश्चित रूप से जहां पर स्टिंग का ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और ये भी आपको बता दें, कल भी हमने बताया है कि पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग अपने ही कर्मियों पर भी काफी सख्त है। कल हमने बताया था कि जहां तक लापरवाही और संलिप्तता की बात है तो हम लोगों ने पिछले 2016 से अब तक 230 से ज्यादा बर्खास्तियां की हैं। कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जहां पे ये कार्य जो चल रहा है। निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि किस तरह शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। ये इलाका छपरा के जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर दूर है। ये क्या है? दारू? हाँ? इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? ये 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू 500। मतलब 7 लीटर दारू 500। 500। तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो।
खर्चा कितना आता है खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं वैसे पूछ रहे हैं वैसे अंदाजा। तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी, सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा। 150 रुपये। देखा आपने किस तरह सिर्फ 500 रुपए में 7 लीटर शराब बेची जा रही है। आप ये जानकर हैरान होंगे, इस शराब को पीने यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आप जैसा आदमी आके पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा, हाँ। बात बोला है। अंदर में नहीं, वहाँ किनरवाई पे जो बिकता है ना दारू, हाँ। पुलिस और चौकीदार, हाँ। और कोर्ट में के वकील, वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। मानेंगे, सोच लीजिए, 100% लिख के हम दे देंगे। आप आके कभी भी चेकिंग पकड़ लीजिए उन लोग को। सवाल ये भी है कि कानून के लंबे हाथ आखिर इन शराब माफियाओं के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर शराब माफिया का गॉडफादर कौन है। छपरा से मोहम्मद हिजबुल्ला और पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। देखा आपने, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सब कुछ सामने है। रोहित सिंह, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, ये तो तब है जब ये कैमरे में कैद हो गया। ऐसे तो सैकड़ों और हजारों फैक्ट्रियां चलती होंगी जहां कच्ची शराब, जहरीली शराब तैयार होती है। फिर ये फायदा क्या है कागजों पे लिखने का कि बिहार में शराब बैन है? कहां बैन है? बिल्कुल, देखिए आशुतोष, और ये स्टिंग ऑपरेशन जो हमने किया है ये तब किया है जब शराब कांड हो चुका है, 1 सप्ताह का वक्त बीत चुका है, और जिस इलाके में ये पूरी घटना घटी है उसके 3-4 किलोमीटर के दायरे में जो है अभी भी हमने दिखाया किस तरीके से अवैध शराब का पूरा गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है कि वो कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन मशरक के आसपास की तस्वीरें जो कि एपिसेंटर था इस पूरे कांड का, जहां 80 लोग तकरीबन की मौत हो चुकी है, वहां अभी भी धड़ल्ले से हमने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि कैसे अवैध शराब बनाया जा रहा है, लोगों को परोसा जा रहा है। अब ऐसे में सरकार अब दावा कर रही है कि उन इलाकों में छापेमारी की जाएगी, जो अधिकारी उस इलाके के लिए जो इंचार्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल जस के तस बने हुए हैं कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना के बावजूद सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है और क्यों ये सब पूरा धंधा जो है वो अब तक चल रहा है। हालांकि ऐसा चल नहीं रहा होगा। कहा जाता कि पुलिस को एक चप्पल भी मंदिर से अगर गायब हो जाए तो वो पकड़ लेती है, वो जांच में सब कुछ खुलासा कर देती है। फिर शराब बनाया जा रहा है, ये आसपास के अधिकारियों को पता ही नहीं है, ऊपर वालों को पता ही नहीं है, कैसे सरकार चल रही है? अपने आप में सवाल है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की जानकारी और सच्चाई दर्शकों तक रखने के लिए, भारत की जनता तक पहुंचाने के अलावा कि बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे। देखते हैं आश्वासन क्या कागजों पर उतरता है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का काफी असर देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर सरकार पर हमला तेज कर दिया, यानी कि बिहार सरकार को घेरा है, जबकि बिहार सरकार बैकफुट पर आ चुकी है फिलहाल तो। और बिहार में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर शराब नहीं चुलाई जाती होगी। गांव गांव में शराब बन रही है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस के संरक्षण में ये व्यापार हो रहा है। अब पुलिस की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक आकलन है कि पिछले 6 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और पुलिस ने कमाई कर ली होगी। इसे मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल ने और लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, गांव गांव के अंदर शराब बिक रही है। और देखिए बिहार में 1,000 से ज्यादा लोग मर चुके, 4 लाख लोग जेल गए। किसी दूसरे राज्य में 4 लाख लोग जेल गए क्या? हो सकता है अभी भी जाइएगा कई जगह। अब तो स्टिंग ऑपरेशन इन लोगों को करने से कोई मना किया है क्या? सब लोग स्टिंग ऑपरेशन में ही लोग लगे हो। एक जगह से एजेंडा फिक्स हो जाता है, भैया इनको बदनाम किया जाए, उसी एजेंडा पे लोग काम करते हैं। लोग कीजिए, अभी भी जाइएगा तो कमी मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ कोई स्टेट चले गए, कहीं चले गए, 100% सब ठीक नहीं होता। ये पहली घटना नहीं है। एक बार आप कृपया करके देख लीजिए, पिछले चाहे वो 16 हो या 17 हो या 18 हो या अभी बेगूसराय हो या छपरा हो या पूर्णिया हो, ये घटना हो रही है। जबकि ये नीतीश कुमार की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है शराबबंदी, आप देख रहे हैं। और उनका
जो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्होंने इसको अपने अहंकार का विषय बना रखा है। पैरेलल इकोनॉमी आज की तारीख में बिहार में खड़ी हो गई है। पहले जो अधिकृत राजस्व राज्य सरकार के खजाने में जाता था, वो अब कौन से राजनीतिक दल या कौन से राजनेता की पॉकेट में जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जो मुख्यमंत्री नैरेटिव को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, मतलब पूरी ब्लेम गेम आपने आम बिहारियों पे डाल दिया। पर उन लोगों का क्या जो इस नेक्सस का हिस्सा हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? पियोगे तो मरोगे, लेकिन जो बेचेंगे उनका क्या, और जो मिली भगत कर रहे हैं उनका क्या? बहुत बड़ा सवाल। बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा पहुंच चुकी है और इस मौके पर सुबह 6 बजे ध्वज हस्तांतरण समारोह हुआ और हरियाणा की नूह में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और केंद्र सरकार पर हमेशा की तरह फिर से हमला बोला। राजस्थान से हरियाणा पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, उनके तमाम नेता पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ये नूह हरियाणा की तस्वीरें हैं, जहां सुबह सवेरे की यह तस्वीर और ध्वज हस्तांतरण हुआ और साथ ही संबोधित भी किया राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब कोहरे की बात करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है, कोहरे की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में आज भी विजिबिलिटी बेहद कम, तापमान 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दरमियान दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया था। सर्दी और शीतलहर को देखते हुए गाजियाबाद में स्कूल्स की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे से ये खुलेंगे। यूपी रोडवेज ने रात में बसेस के संचालन पर भी रोक लगा दिया है। नोएडा डिपो से अब रात 9 बजे के बाद कोई बस नहीं चलेगी। रात में चलने वाली बसेस की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। दिल्ली आने वाली जो ट्रेन हैं उन पर भी कोहरे का असर पड़ा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी, अपने संवाददाता का रुख करते हैं। राम किंकर सिंह हमें नजर आ रहे हैं। राम, किस तरह से अभी जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से बदलाव किया गया है और जो यात्री हैं उनको तकलीफ ना हो, किस तरह से उनको सूचित किया गया है? आशुतोष, सबसे पहले आपको बता दूं कि कोहरे का असर राजधानी दिल्ली में ऐसा है कि जो कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और साथ ही साथ मेरे ठीक पीछे जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर कोहरे की लेयर है, यानी राष्ट्रपति भवन भी कोहरे में ढका हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो साफ तौर पर हिदायत की गई है कि जो भी ट्रेन या फ्लाइट की सेवा ले रहे हैं उनको वक्त से पहले जाना चाहिए और साथ ही साथ निकलने से पहले वो कम से कम शेड्यूल देख लें कि आखिर कितने देरी से वो फ्लाइट या ट्रेन चल रही है। और अगर मौजूदा हालत की बात करें तो फ्लाइट या ट्रेन देर से चल रही है और साथ ही साथ जो गाजियाबाद के स्कूल हैं वहां पर स्कूलों का टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। तो आम लोगों को खास तौर पर हिदायत है कि ट्रेवल करने से पहले, क्योंकि छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और इससे पहले अगर आप घूमने का प्लान करते हैं या कहीं पर जाते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा एहतियात और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग क्या कह रहा है, आने वाले वक्त में और कोहरा पड़ेगा, धुंध की मार और पड़ेगी दिल्ली एनसीआर में, खासकर उत्तर भारत में? देखिए, मौसम विभाग का इस पूरे मसले में मौसम विभाग का यही कहना है कि 4 से 5 दिन ये कोहरा रहने वाला है। यानी अगर कल की तुलना के मुकाबले आज मैं देखूं तो 350 मीटर विजिबिलिटी है जो इंप्रूव हुई है, कल तो 50 मीटर थी। तो विजिबिलिटी ठीक होगी, लेकिन सुबह के वक्त और साथ ही साथ जो शाम के वक्त जो कोहरा है वो ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और तकरीबन 4 से 5 दिन का ये वक्त होगा जब इस तरह का घना कोहरा दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया राम किंकर सिंह, पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। आप सभी दर्शक भी और आप जनता जहां पर भी हैं बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि कोहरा है, कोहरे की मार में आप ना आए, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
और इस बीच खबर आ रही है हरियाणा से। देखिए, हरियाणा में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। सिरसा में छापेमारी की गई है, यह बड़ी खबर इस वक्त, जहां हरियाणा से एनआईए, जी हां, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। सिरसा में भी छापेमारी की खबर है एनआईए की तरफ से। तो हरियाणा के सिरसा में एनआईए ने छापेमारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, एनआईए हरियाणा के सिरसा में 2 जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए गैंगस्टर केस की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। इसमें जो पूछताछ हुई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना से पूछताछ के बाद कई ऐसे गैंगस्टर्स जो हैं, जो कि इनके लिए फंडिंग का काम करते हैं, इनके पास विदेशों से फंडिंग आती है, इन तमाम चीजों को लेकर के एनआईए की छापेमारी चल रही है। एनआईए ये जानना चाहती है कि ऐसे लिंक जो कि विदेशी फंडिंग को इन जो गैंगस्टर्स हैं उनके से जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक कैसे पहुंचाते हैं, इन तमाम चीजों की लीड मिली थी एनआईए को और इसके आधार पर ये छापेमारी चल रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अभी हाल फिलहाल राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब, यहां से कड़ियां जुड़ रही हैं और एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है इन गैंगस्टर के ठिकानों पर। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोले हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत में दायर चार्जशीट में दावा किया है कि उमेश कोहली की हत्या के आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। इरफान खान, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, यूसुफ खान, अब्दुल अरबाज, मुशफीक अहमद, शेख शकील और शहीम अहमद, ये वो 11 नाम हैं जिन्हें लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की जांच से ये पता चला है कि अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी आतंकवादी साजिश थी और उसी साजिश के 11 किरदार अब जांच एजेंसी के जाल में फंस चुके हैं। चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में यानी उमेश कोल्हे हत्या मामले में 11 आरोपी है जो कि तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट है। प्रमुख आरोपी इरफान खान, जिसने ये पूरी योजना बनाई थी, उद्देश्य था कि लोगों में खौफ पैदा हो और इसीलिए रात के वक्त इस प्रकार की ये हत्या की गई। उमेश कोल्हे हत्याकांड में दायर चार्जशीट में एनआईए ने दावा किया है कि कोल्हे के हत्याकांड में पकड़े गए सभी 11 आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और इन सब ने मिलकर साजिशन उमेश कोल्हे की हत्या की थी ताकि समाज और देश में दहशत फैलाई जा सके। एनआईए का कहना है कि सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खासतौर से इरफान खान और मौलवी जो तबलीगी जमात है उसकी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित है। एनआईए ने दावा किया तो अमरावती में बडनेरा के विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केस को दबाने की कोशिश की थी। मैं मांग करूंगा विधानसभा में कि उद्धव ठाकरे जी की जांच होना चाहिए। किसने किसने फोन किया, ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की, वो सीपी की भी जांच होना चाहिए। ये मांग विधानसभा में करना। एनआईए ने 5 महीने की मेहनत, 170 गवाहों की पड़ताल, दर्जनों सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के सहारे की गई तफ्तीश के बाद ये चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में जो 5 बड़ी बातें हैं उनके मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या साजिश के साथ रची गई एक आतंकवादी वारदात थी। इरफान खान तबलीगी जमात का कट्टर समर्थक है। हत्या से एक दिन पहले हत्यारों के गैंग की गौसिया हॉल में एक मीटिंग हुई थी और वहीं प्लान बना था कि उमेश कोल्हे की हत्या की जाएगी। आतंकवादी गैंग का मकसद उमेश कोल्हे की हत्या करके समाज और देश में दहशत फैलाना था। आतंकवादी गैंग ने सिर तन से जुदा नारे से प्रेरित होकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये सब प्यादे हैं, पर इनका जो प्रमुख है, जो ये देश में उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके यह हत्याकांड को अंजाम देते हैं। सिर्फ नुपुर शर्मा की एक पोस्ट वायरल करने पे इतना बड़ा क्राइम करके किसी की व्यक्ति की जान लेना, तो मुझे लगता है ये जितने भी एक्यूज पकड़े गए हैं इनको कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सीधा फांसी होनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा विचार अपने सपने में भी नहीं ला सके। जांच के दौरान पता चला है कि मुख्य आरोपी इरफान खान अमरावती में रहबर फाउंडेशन नाम के एनजीओ का प्रेसिडेंट था। ये एनजीओ कोरोना के दौरान मरीजों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा मुहैया कराती थी। इसी के जरिए इरफान खान इलाके में अपनी पहुंच बढ़ा चुका था।
एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक से अधिक एफआईआर दर्ज नहीं करने पर इरफान खान ने अपने गैंग के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय की बैठक बुलाई थी। फिर 21 जून की रात जैसे ही उमेश कोल्हे अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे तो रात करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब बीच सड़क पर 2 बाइक सवार हत्यारों ने धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया था। एनआईए की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि उमेश कोल्हे की हत्या कट्टरपंथी विचारधारा के तहत समाज में दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। अमरावती से विद्या और पुणे से पंकज खेलकर के साथ अक्षय ढोंगरे, दिल्ली आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।